Everyone, welcome back to my channel Rodi's The Legal World. I hope you're all doing good right now and busy with your exam preparation. So that I have come up again with a new video that is for ICDR regulation. So I'm covering regulation 27 to 56 in ICDR regulation, and this video would be the whole coverage, the whole module coverage would be done within, I guess, within 25 minutes to 30 minutes. It should be sorted. So let's start without wasting our time. प्राइसिंग। तो सबसे पहले क्या समझना है अपने को कि डीओडी ओडी वाला जो है कि ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट ओडी, वहाँ तक का मैंने कवर नहीं किया है। इफ़ यू ऑल वुड रिक्वेस्ट मी देन वहाँ का मैं कवर करूँगी। राइट नाउ आई एम कवरिंग 27 to 56। तो सबसे पहले समझना है यहाँ पे बेटा कि प्राइसिंग जो अभी मैं LIC का ऑप्शन लेके चल रही हूँ, क्योंकि LIC का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, क्योंकि LIC का इशू आया है। तो LIC जो है, अगर उसको अपने शेयर्स का प्राइस अभी उसने 949 रखा है, तो फेस वैल्यू कितना होना चाहिए इक्विटी शेयर्स का। तो डिस्क्लोजर्स अबाउट फेस वैल्यू शैल बी मेड इन DOD एडवर्टीजमेंट एप्लीकेशन फॉर्म्स अलॉन्ग विथ इशू प्राइस, प्राइस बॉन्ड एज प्राइस बैंड एज द केस में बी। मतलब कि ये है कि बेटा कि डिस्क्लोजर उसको देना पड़ेगा LIC को कि फेस वैल्यू कितना रखना है, कहाँ कहाँ देना पड़ेगा। ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट में देना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट में, एप्लीकेशन में। प्राइस है तो प्राइस का बता दो, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से प्राइस बैंड के हिसाब से क्या है तो वो बता दो। 28 देखना, फ्री प्राइसिंग। सेबी बोल रहा है कि आप प्राइस अपने हिसाब से रखो। सो अ कंपनी में फ्रीली प्राइस इट्स पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी शेयर। सेबी डज नॉट प्ले एनी रोल इन प्राइस फिक्सेशन। हाउएवर कंपनी जो है वो कंपनी एंड लीड मर्चेंट बैंकर जो है रिक्वायर्ड टू गिव फुल डिस्क्लोजर ऑन फैक्टर्स कंसीडर्ड वाइल डिसाइडिंग द इशू प्राइस। सो वी ऑल नो दैट कि इशू प्राइस जो रहता है, जो इशू प्राइस है फॉर एग्जाम्पल अभी इसका LIC IPO का वो है 949, जिसमें से 45 रुपीज़ डिस्काउंट दिया है, क्योंकि 10% डिस्काउंट आप दे सकते हो। बट इसमें क्या बोलने की कोशिश हो रही है कि जो इशू प्राइस है ना, जो 949 रखा है ना LIC ने, उसमें सेबी का रोल कुछ प्ले नहीं करता है। जो भी है वो लीड मर्चेंट बैंकर जो फैक्टर्स बताएगा कि कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे हमने ये प्राइस रखा है। देन 29 विच सेज प्राइस एंड प्राइस बैंड। अच्छा, ये सेम चीज़ ना FPO में भी कवर हो रही है। ये IPO का रेगुलेशन है, ये FPO का रेगुलेशन है, IPO FPO लाइक दैट। प्राइस एंड प्राइस बैंड के बारे में क्या बोल रहा है कि इशुअर में मेंशन प्राइस इन OD ऑफ अ डॉक्यूमेंट। इशुअर जो है वो प्राइस मेंशन कर सकता है OD के ऑफ अ डॉक्यूमेंट में। फिक्स प्राइस है तो फिर वो इन केस ऑफ फिक्स प्राइस इशू और इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग इशू। नोट द प्रोस्पेक्टस रजिस्टर्ड विद ROC शैल कंटेन ओनली वन प्राइस। जो प्रोस्पेक्टस आप ROC के पास देने वाले हो ना बेटा, उसमें दो प्राइस नहीं होना चाहिए कि 949 भी कर सकते, 989 भी कर सकते, नहीं, एक प्राइस होना चाहिए जो आप करने वाले हो। वेयर द इशुअर ऑफ नॉट टू मेक द डिस्क्लोजर इन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। देखना, सबसे पहले क्या बोला है कि इशुअर को मेंशन करना चाहिए प्राइस ऑफ अ डॉक्यूमेंट में। ऑफ अ डॉक्यूमेंट में जो आप प्राइस दे रहे हो ROC को, वो एक ही प्राइस होगा, ठीक है, एक ही प्राइस आप मेंशन कर सकते हो। अगर आप ऑफ अ डॉक्यूमेंट में प्राइस नहीं बता रहे हो, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के केस में जहाँ पे प्राइस बैंड होता है, तो इश्यूअर को उसमें भी दो क्राइटेरिया आ गया कि IPO के केस में क्या, FPO के केस में क्या। मैंने क्या बोला कि ऑफर डॉक्यूमेंट में आप प्राइस मेंशन नहीं कर रहे हो, इशू प्राइस नहीं बता रहे हो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के केस में, जो कि LIC ने अभी बुक बिल्डिंग से किया है, तो उसने भी ऑफर डॉक्यूमेंट में प्राइस नहीं मेंशन किया है। लेकिन इशू लेट्स से कभी आया था 3 तारीख को, लेट्स से अगर इशू आया था 3 तारीख को, अगर LIC का IPO आया था, द इशुअर शैल अनाउंस द प्राइस बैंड एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू। तो LIC को ना 3 तारीख को अगर ये आया था, क्या बोलते, 3 तारीख को अगर LIC का IPO आया था, तो एटलीस्ट 2 वर्किंग डे पहले LIC को क्या बता देना चाहिए था, ROC को अपना क्या बता देना चाहिए था, प्राइस बता देना चाहिए था, इशू प्राइस बता देना चाहिए था, ठीक है। फिर है कि अगर FPO के केस में होगा तो क्या, तो FPO के केस में बेटा जब FPO होगा उसके एक दिन पहले अगर आपने OD में प्राइस नहीं बताया है, तो FPO के एक वर्किंग डे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा, इशू प्राइस बताना पड़ेगा, दैट इज इट। फिर है कि कैप प्राइस जो होगा, कैप प्राइस शैल बी लेस देन और इक्वल टू 120% ऑफ द फ्लोर प्राइस। अगर आपका फ्लोर प्राइस जो है वो 100 है, तो कैप प्राइस आपका मैक्सिमम टू 120% रख सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी इसके केस में अगर आप देखोगे तो 908 से लेके 949 तक का प्राइस है, तो 909 इज ऑफ अ प्राइस एंड 949 इज अ कैप प्राइस। तो 908 का मैक्सिमम 120% आप रख सकते हो क्या, तो कैप प्राइस, मतलब 908 से 20% तक ज़्यादा आप रख सकते हो, दैट इज इट।
फिर है नोट, इन केस ऑफ एफपीओ द एडिशनल कंडीशन इज दैट, तो ये आईपीओ के केस में लिखना है। अगर पूछा आपको क्या बेटा, अगर आपको प्राइस एंड प्राइस बैंड पूछा, प्राइस एंड प्राइस बैंड पूछा, प्राइस एंड प्राइस बैंड क्या होता है, कैप प्राइस और ऑफ आपका फ्लोर प्राइस, प्राइस एंड प्राइस बैंड। तो एफपीओ के बारे में अगर पूछा तो एक एडिशनल नोट दिया है दैट इन केस ऑफ कंपोजिट इशू ऑफ प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड इन पब्लिक इशू में वेरी विद द प्राइस ऑफर्ड इन राइट इशू, जस्टिफिकेशन फॉर सच डिफरेंस शैल बी गिवन इन दी ओडी। तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है कि जब आप एफपीओ कर रहे हो और कंपोजिट इशू कर रहे हो, बेसिकली कंपोजिट इशू मतलब फर्दर इशू भी कर रहे हो, राइट इशू भी कर रहे हो, तो राइट इशू का प्राइस और फर्दर इशू का प्राइस डिफरेंस होगा ऑफकोर्स, और वो डिफरेंस आपको बताना पड़ेगा ओडी में कि ये दोनों के प्राइस में डिफरेंस है, क्यों है, क्या है। फिर आ जाओ डिफरेंशियल प्राइसिंग पे। डिफरेंशियल प्राइसिंग क्या बोल रहा है दैट एन इश्यूअर में स्पेसिफाइड डिफरेंशियल प्राइसिंग सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, कि आप डिफरेंशियल प्राइसिंग रख सकते हो क्या, एक को अलग एक को अलग, ऐसा चलेगा क्या। तो एन इश्यूअर में स्पेसिफाई डिफरेंशियल प्राइसिंग यस सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। अगर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है, रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स है, एम्प्लॉय है, तो दे आर एंटाइटल्ड फॉर रिजर्वेशन, मे बी ऑफर्ड सिक्योरिटीज एट अ प्राइस नॉट एक्सीडिंग 10% of price at which net offer is made to other categories of applicant other than anchor investor। सिंपल सी बोलने की बात क्या है यहाँ पर, देखना सुनना वापस। इश्यूअर जो है वो डिफरेंशियल प्राइस रख सकता है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के केस में, रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स के केस में, एम्प्लॉयज के केस में जो कि एंटाइटल्ड है फॉर रिजर्वेशन। रिजर्वेशन क्या होता है, एलआईसी ने रिजर्वेशन रखा है पॉलिसी होल्डर के लिए 10% का, तो रिजर्वेशन एम्प्लॉयज के लिए रखा है, सो दैट इज रिजर्वेशन। मे बी ऑफर्ड सिक्योरिटीज एट अ प्राइस नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफर इज मेड टू अदर कैटेगरीज, मतलब कि भाई 10% से 10% का आप डिस्काउंट दे सकते हो, सिंपल। इन केस ऑफ बुक बिल्ड इश्यू द सिक्योरिटीज ऑफर टू एंकर इन्वेस्टर शेल नॉट बी प्राइस लोअर देन दी प्राइस ऑफर टू अदर एप्लीकेंट्स, मतलब कि बुक बिल्डिंग के केस में ना जो पब्लिक इशू का प्राइस है उससे कम में आप एंकर इन्वेस्टर को दे ही नहीं सकते हो, दिया है तो जो डिफरेंस है उसको पे करना पड़ेगा। देखना फिर इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ बुक बिल्डिंग, ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ बुक बिल्डिंग क्या होता है, 6(1) होता है, 6(2) होता है। 6(1) में वो सब क्राइटेरिया, नेट टेंजिबल एसेट्स वो सब है, और ऑफ 6 क्लॉज 2 में क्या होता है, 6 सबसेक्शन 2 में क्या होता है कि अगर आप पहले 6(1) से नहीं कर पा रहे हो तो 6(2) से कर लो, प्रोवाइड 75% आपको देना पड़ेगा, क्या 75% आपको QIBs को अलॉट करना पड़ेगा। तो इन केस ऑफ ऑल्टरनेट मेथड ऑफ बुक बिल्ड इशू मे इशू टू एम्प्लॉयज एट अ प्राइस लोअर देन 10% ऑफ फ्लोर प्राइस, तो जो फ्लोर प्राइस होगा उसका 10% से कम आप में ऑफर आप कर सकते हो। तो आई होप इट्स अंडरस्टूड। आई थिंक ये वाला पॉइंट इसका था क्या, इन केस ऑफ FPO, आई गेस यस। ये डिफरेंशियल प्राइसिंग की बात करिए ना बेटा, ये डिफरेंशियल प्राइस की बात कर रहा है कौन, तो रेगुलेशन 30। तो रेगुलेशन 30 ने क्या बोला, सुनना यहाँ पे, द इश्यूअर में स्पेसिफाई द डिफरेंशियल प्राइस सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, की रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर है या एम्प्लॉयज है, एंटाइटल्ड है जो कि रिजर्वेशन के लिए, मे बी ऑफर्ड सिक्योरिटीज एट अ प्राइस नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ प्राइस एट विच नेट ऑफर इज मेड टू अदर कैटेगरीज, मतलब कि रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर को, रिटेल इंडिविजुअल शेयर इन्वेस्टर को, एम्प्लॉयज को 10% का आप डिस्काउंट दे सकते हो। मतलब कि अगर 949 में आप सबको इशू कर रहे हो ना, तो 949 अगर आप सबको इशू करें तो 949 का 10% कितना हो बेटा, 949 का 10% होता है 949 का 10% कितना होगा, 94 होगा, 94 लाइक समझ अदर 95 होगा, तो 95 तक का आप डिस्काउंट दे सकते हो किसको, इन तीनों को, जो तो बेसिकली सबको आप 949 में दे रहे हो, बाकी को 95 रुपीज़ कम में दे रहे हो। फिर इन केस ऑफ बुक बिल्ड इशू द सिक्योरिटीज ऑफर टू एंकर इन्वेस्टर शेल नॉट बी प्राइस लोअर देन दी प्राइस ऑफर टू अदर एप्लीकेंट्स, ठीक है। इन केस ऑफ ऑल्टरनेट मेथड वही 10% का डिस्काउंट, फ्लोर प्राइस से आप 10% का डिस्काउंट दे सकते हो, ठीक है। In case of FPO, the additional condition is that in case of composite issue, the price of securities offered in public issue may vary with the price offered in right issue, और वो differentiation आपको बताना पड़ेगा। That was nothing but the differential pricing। अब हम रेगुलेशन 31 करेंगे, which is minimum net offer to public। अब देखना ये क्या बोल रहा है कि यहाँ देखना, शेल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल, ठीक है। मिनिमम जो नेट ऑफर रहेगा पब्लिक को, दैट हैज़ टू बी 25% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल। सो लेट्स से पोस्ट इशू कैपिटल 600 करोड़ का है,
पोस्ट इशू कैपिटल मतलब कि जैसे 600 करोड़ अक्वायर किया आपने, 600 करोड़ आपको अक्वायर करना था, आपने अक्वायर कर लिया 600 करोड़ और 1% राउंडिंग ऑफ मिला के लेट्स से 607 करोड़ हो गया। अब 607 करोड़ का कम से कम 25% हैज़ टू बी विथ पब्लिक। हावेवर देखना यहाँ पे ये तो 25% नॉर्मली आ जाता है, लेकिन देखना यहाँ पे अप टू अगर 1600 करोड़ तक का आप इशू कर रहे हो, इशू साइज अप टू 1600 करोड़ तो 25%, तो अपने केस में 600 करोड़ था तो 25 ले लिया। लेट्स से अगर मेरा जो इशू साइज है वो 3000 करोड़ का होता, 3000 करोड़ का अगर मैं 25% पब्लिक के पास रख रही हूँ तो उस केस में मुझे 25% रखने की ज़रूरत नहीं है, उस केस में मुझे 400 करोड़ रखना है सिर्फ। और अगर 4000 करोड़ के ऊपर देखना है यहाँ पे अप टू 1600 करोड़ 25%, 1600 करोड़ से 4000 करोड़ 400 करोड़ एंड अप टू 4000, अगर 4000 करोड़ के भी ऊपर है देन 10% तक आपको क्या रखना है, मिनिमम नेट ऑफर टू पब्लिक देना है। तो बेसिकली वी अंडरस्टूड वन थिंग, 25% मिनिमम नेट ऑफर टू पब्लिक है, 400 करोड़ है एंड 10% है। फिर है अलोकेशन इन द नेट ऑफर टू पब्लिक, रेगुलेशन 32। अब देखना क्या बोल रहा है, अलोकेशन इन द नेट ऑफर टू पब्लिक, अलोकेशन इन द नेट ऑफर टू पब्लिक। सो आईपीओ थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस एज पर 6.1। तो बेसिकली 6.1 6.2 क्या होता है बेटा कि आप 6.1 मतलब नेट टेंजिबल हिसाब, नेट टेंजिबल एसेट वो जो क्राइटेरिया दिया था उसके हिसाब से कर रहे हो। 6.2 मतलब होता है जहाँ पे QIBs को LIC जो है वो QIBs को 75% अलॉट करेगी क्योंकि वो 6.1 से नहीं कर पाई। ये जिसको क्लियर होगा आइडिया 6.1 6.2 का फंडा वही समझ सकता है। सो आईपीओ थ्रू बिग बिल्डिंग प्रोसेस अगर एज पर 6.1 किया है सो नॉट लेस देन 35% टू रिटेल देखना यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताती हूँ, नॉट मोर देन, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन, नॉट मोर देन, नॉट मोर देन, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन, दिस इज माई टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप समझ लो अपना। सो बेसिकली अलोकेशन इन द नेट ऑफर टू पब्लिक में मैंने क्या बताया कि अगर आईपीओ आपने 6.1 के हिसाब से किया है तो 35% से कम आप नहीं दे सकते हो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को। 35% आपको देना ही देना पड़ेगा, किसको बेटा, तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को, और 15% देना पड़ेगा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, और 50% से ज़्यादा आप किसको नहीं दे सकते हो, QIB को, जिसमें 5% जाएगा म्यूचुअल फंड के पास। आईपीओ थ्रू अगर बुक बिल्डिंग प्रोसेस हुआ है एज पर 6.2 तो नॉट मोर देन मतलब कि 10% से ज़्यादा रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को नहीं दे सकते, 15% से ज़्यादा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को नहीं दे सकते, और 75% से कम आप QIBs को नहीं दे सकते, जिसमें से 5% जाएगा म्यूचुअल फंड के पास। फिर है नोट, यहाँ पे नोट पढ़ लेते हैं, नोट में क्या बताया। फिर एक और है दैट आईपीओ थ्रू फिक्स प्राइस मेथड किया तो क्या अलोकेशन कैसा होगा। तो ये हमने क्या देखा, अगर बुक बिल्डिंग के हिसाब से आप अलोकेट कर रहे हो, अगर आपका जो आईपीओ है, जो LIC है, उसने आईपीओ कैसे लाया, बुक बिल्डिंग के हिसाब से लाया, उसने बुक बिल्डिंग के हिसाब से भी 6.1 के हिसाब से लाया है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये हम बोल सकते हैं कि 35% उसको रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को देना पड़ेगा, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को देना पड़ेगा, 50% QIBs के पास जाएगा। सिमिलरली अगर कोई दूसरी कंपनी जिसने आईपीओ लाया 6.2 के हिसाब से तो 10%, 15%, 75%, समझ आ रही है चीज़ें। अगर लेट्स से कोई कंपनी है जो फिक्स प्राइस मेथड से करने वाली है आईपीओ, तो उसको उसके फंड का अलोकेशन कैसा होगा, तो उसको मिनिमम 50% किसके लिए रखना पड़ेगा, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए रखना पड़ेगा। रिमेनिंग वो इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स को दे सकती है अदर देन रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। अदर इन्वेस्टर्स में कौन होंगे बेटा, कॉर्पोरेट बॉडीज होगी, इंस्टीट्यूशन रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अप्लाइड फॉर। ठीक है, फिर हो गया नोट 1। नोट 1 इज दैट कि अनसब्सक्राइब पोर्शन अगर कुछ है इन कैटेगरी A एंड B मे बी अलोकेटेड टू एप्लीकेंट इन एनी अदर कैटेगरी। A और B में कुछ क्या है, अनसब्सक्राइब पोर्शन है तो अदर कैटेगरी को जा सकता है। सेकेंड बोल रहा है दैट in case issue made as per 6.1 and 6.2 the additional 5% available for allocation to mutual fund shall be eligible for allocation under the balance available for QIBs। मतलब क्या बोला है, वापस समझने की कोशिश करना। क्या बोला यहाँ पे कि आप आईपीओ जो है वो आप बुक बिल्डिंग से कर रहे हो, ठीक है, 5% आपने जो म्यूचुअल फंड के लिए रखा है दैट हैज़ टू बी एलिजिबल फॉर अलोकेशन अंडर द बैलेंस, that has to be eligible for allocation under the balance available for QIBs। क्या मतलब है इसका, सोच के बताना, समझना इसको। तो ये बोलने की कोशिश हो रही है कि म्यूचुअल फंड के 5% में से अगर कुछ बच जाता है तो QIBs उसमें हिस्सा ले लेंगे एंड दैट्स ऑल गुड।
फिर नोट 3 कहाँ है बेटा, नोट 3 देखना। फर्दर नोटेड दैट इफ रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी इज टू एंटाइटल टू मोर देन 50% ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस देन RII रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर शैल बी अलोकेटेड दैट हायर परसेंटेज। ठीक है, समझ आ रही है चीज़ें। फिर बोला है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर या फिर रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर मीन्स एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो कि 2 लाख से ज़्यादा का शेयर अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है। Further, the issuer may allocate up to 60% of the portion available for allocation to QIBs to anchor investor। मतलब ये कि ये जो 50% हम QIBs को दे रहे हैं, इसका 60% 50%, तो लेट्स से 1 करोड़ का इशू है, जिसमें से 35 लाख जा रहे हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास, 15 लाख जा रहा है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास, बचा 50 लाख। अब 50 लाख का 60% निकाल लो, कितना आता है? 50 लाख का 60% कितना आएगा बताना मुझे। जितना भी आएगा वो आप किसको दे सकते हो? एंकर इन्वेस्टर को दे सकते हो। फिर है रिजर्वेशन। व्हाट इज रिजर्वेशन नाउ? रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? तो लेट्स से LIC ने IPO लाया, LIC ने रिजर्व करके रखी कैटेगरी पॉलिसी होल्डर्स के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, सो दैट इज रिजर्वेशन। सो रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटेटिव बेसिस का क्या मतलब होता है? रिजर्वेशन का मतलब होता है वेयर अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज मेड इन प्रोपोर्शन टू द शेयर्स अप्लाइड फॉर बाय द कंसर्न्ड रिजर्व्ड कैटेगरीज। इसका क्या मतलब हुआ देखना कि लेट्स से वेयर अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज मेड इन प्रोपोर्शन टू द शेयर्स अप्लाइड। मतलब लेट्स से पॉलिसी होल्डर के लिए LIC ने 10% का रिजर्वेशन रखा है, तो जितने भी लोगों ने, जितने भी पॉलिसी होल्डर ने अप्लाई किया है फॉर दैट पर्टिकुलर दिस थिंग, उनको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे रिजर्व कैटेगरी में हिस्सा मिल जाएगा। द इश्यूअर मे मेक रिजर्वेशन आउट ऑफ इश्यू साइज एक्सक्लूडिंग The issuer may make reservation out of issue size excluding promoters contribution to the following categories of person। मतलब जब इश्यूअर रिजर्वेशन बनाएगा ना, रिजर्वेशन रखेगा ना कि पॉलिसी होल्डर के लिए मैं 10% रिजर्व कर रहा हूँ, तो इश्यू साइज लेट्स से 600 करोड़ का है। 600 करोड़ में से लेट्स से 200 करोड़ जो है ना बेटा, वो 200 करोड़ है प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन पे आई क्रिएट ए सेपरेट वीडियो इफ आई गेट द डिमांड फॉर दैट, अदरवाइज नॉट। सो प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर the issuer may make reservation out of issue size excluding promoter contribution to the following categories of person। मतलब issuer may make reservation, वापस पढ़ना, issuer may make reservation out of issue size। इशू साइज है बेटा 600 करोड़ का, 200 करोड़ उसमें से प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो 400 करोड़ में से 400 करोड़ का 10% आप रखो ना रिजर्वेशन, कौन मना कर रहा है? तो एम्प्लॉइज के लिए 5% रख सकते हो, शेयर होल्डर्स के लिए 10% रख सकते हो ऑफ इशू साइज अदर देन प्रमोटर ग्रुप वाला कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड एम्प्लॉइज के लिए 5% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। एम्प्लॉइज के लिए कितना? 5% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। पोस्ट इशू कैपिटल लेट्स से अगर 607 करोड़ का आ रहा है, तो 607 करोड़ का 5% रिजर्व वुड बी रिजर्व फॉर एम्प्लॉइज। नो रिजर्वेशन कैन बी मेड इन फेवर ऑफ लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार, सिंडिकेट मेंबर। ठीक है, क्या बोला फिर कि दैट नो रिजर्वेशन कैन बी मेड इन फेवर ऑफ लीड मैनेजर। मतलब लीड मैनेजर ये लोग के फेवर में क्यों नहीं रिजर्व कर रहे बेटा, क्यों नहीं रिजर्वेशन रख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार, सिंडिकेट मेंबर ये इशू से जुड़े हुए हैं, इनके लिए आप कैसे रख सकते हो रिजर्व? ये लोग तो खपड़ेबाजी करेंगे ना फिर। तो नो रिजर्वेशन कैन बी मेड इन फेवर ऑफ लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार, सिंडिकेट मेंबर्स एंड देयर डायरेक्टर्स, प्रमोटर, एम्प्लॉय फॉर द ग्रुप, एसोसिएट। मतलब जो भी इश्यू से जुड़ा हुआ है ना, या फिर उनके रिलेटिव डायरेक्टर जो भी है, उनको रिलेटिव नहीं आएगा इधर, जो भी इश्यू से जुड़ा हुआ है ना, उनके डायरेक्टर, प्रमोटर, एम्प्लॉय, सिंडिकेट मेंबर, ये लोग आप नहीं दे सकते हो क्या रिजर्वेशन? ये लोग के लिए आप नहीं रख सकते हो। द रिजर्वेशन शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। तो फॉलोइंग कंडीशन क्या है? जब आप रिजर्वेशन रख रहे हो एम्प्लॉइज के लिए, तो आप 5% पोस्ट इशू कैपिटल, मतलब 607 करोड़ के 5% से ज़्यादा, पोस्ट इशू कैपिटल के 5% से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हो। और वैल्यू ऑफ अलॉटमेंट टू एनी एम्प्लॉय शेल नॉट एक्सीड 2 लाख। मतलब एक एम्प्लॉय को 2 लाख से ज़्यादा आप दे नहीं सकते अलॉटमेंट। और 5% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल, पोस्ट इशू जो कैपिटल आएगा उसका 5% से ज़्यादा नहीं आप दे सकते और 2 लाख से ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकते। लेकिन अगर एम्प्लॉय रिजर्वेशन की कैटेगरी में अंडर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, तो आप एम्प्लॉय को अलॉट कर सकते हो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे फॉर अ वैल्यू इन एक्सेस ऑफ 2 लाख। मतलब 5 लाख तक आप इशू कर सकते हो, सिर्फ तब जब आपका एम्प्लॉय की रिजर्वेशन में लेट्स से अंडर सब्सक्रिप्शन है। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में आप एक एम्प्लॉय को 5 लाख तक का दे सकते हो, अदरवाइज 2 लाख से ज़्यादा का नहीं दे सकते हो। 5 लाख वो भी कैसे? नॉट एक्सीडिंग 5 लाख। 5 लाख भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलेगा। फिर रिजर्वेशन फॉर शेयर होल्डर शेल नॉट एक्सीड 10% ऑफ इशू साइज। ये क्या है देखना जरा। रिजर्वेशन फॉर शेयर होल्डर शेल नॉट एक्सीड 10% ऑफ इशू साइज। जो आप रिजर्वेशन रख रहे हो शेयर होल्डर्स के लिए, लेट्स से पॉलिसी होल्डर्स के लिए,
शेयर होल्डर्स के लिए दैट शेल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द इशू साइज। इशू साइज 600 करोड़ का है तो 60 करोड़ से ज़्यादा का आप नहीं रख सकते हो। किसके लिए बेटा? शेयर होल्डर्स के लिए। फिर देखना ये हुआ, आ जाओ यहाँ पे। No further application for subscription in net offer can be made by person in favor of whom reservation is made except employees, retail individual share of listed subsidiaries अंडर सब्सक्रिप्शन इन रिजर्व कैटेगरी। पहले ये वाला करते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन इन रिजर्व कैटेगरी मतलब क्या बेटा कि लेट्स से एम्प्लॉय का मैंने बताया कि एम्प्लॉय जो है एक रिजर्व कैटेगरी है, एम्प्लॉय की कैटेगरी में अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, सब्सक्राइब ही नहीं किया किसी ने शेयर, तो स्पिल ओवर इज अलाउड फर्स्ट टू अदर रिजर्व कैटेगरी। तो लेट्स से एलआईसी ने एम्प्लॉय के लिए रिजर्व कैटेगरी रखा है, पॉलिसी होल्डर के लिए रखा है और फलाना ढमकाना के लिए रखा है। तो अगर एलआईसी ने एम्प्लॉय के लिए जो रिजर्वेशन रखा है उसमें अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो पहला स्पिल ओवर, पहला ऑफर किसको दोगे? पॉलिसी होल्डर को दोगे। फिर अगर अंडर सब्सक्राइब भी है फिर भी तो आप किसको दोगे? फिर दूसरा जो भी रिजर्व कैटेगरी रहेगा उसको दोगे। अगर सबका हो गया, सारे केस में अंडर सब्सक्रिप्शन है, एम्प्लॉय में भी अंडर सब्सक्रिप्शन है, पॉलिसी होल्डर में भी अंडर सब्सक्रिप्शन है, इन दैट केस आप क्या करोगे? इन दैट केस आप नेट ऑफर करोगे पब्लिक को कि पब्लिक आप सब्सक्राइब कर लो, ये वाला पोर्शन चलेगा। और जिनके फेवर में आपने रिजर्वेशन रखा है उससे आप फर्दर एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन इन नेट ऑफर कैटेगरी नहीं ले सकते हो। एम्प्लॉय, रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर, लिस्टेड सब्सिडरी, ये लोग एक्सेप्ट बोला है। वेट जरा होल्ड ऑन फॉर अ सेक। नो फर्दर एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन इन नेट ऑफर कैन बी मेड बाय पर्सन इन फेवर ऑफ होम रिजर्वेशन इज मेड एक्सेप्ट एम्प्लॉय, रिटेल इंडिविजुअल शेयर ऑफ लिस्टेड एंटिटी। मतलब लिस्टेड सब्सिडरी मतलब क्या बोलना चाह रहा है, कोशिश करना सुनने की। क्या बाकियों से फर्दर एप्लीकेशन आप बेसिकली सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं ले सकते अगर आपने रिजर्व कैटेगरी बनाई है एम्प्लॉय और रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर को छोड़ के। फिर आता है रेगुलेशन 37। रेगुलेशन 37 बोल रहा है प्रोहिबिशन ऑन पेमेंट ऑफ इंसेंटिव्स। तो एनी पर्सन जिसने जो कनेक्टेड है विद द इशू शेल नॉट ऑफर, मतलब जो इशूअर है उससे कोई कनेक्टेड पर्सन है या इशूअर कुछ शेल नॉट ऑफर एनी इंसेंटिव टू एनी पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काइंड में या फिर सर्विस में फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन इन IPO एक्सेप्ट फॉर फी, कमीशन एक्सेट्रा। मतलब तू मेरे कंपनी में IPO के लिए एप्लीकेशन डाल दे, मैं तेरे को इंसेंटिव देता हूँ, नहीं चलेगा। खत्म। 38 सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है देखना। बिफोर ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट द इशूअर शैल डिपॉजिट विद स्टॉक एक्सचेंज 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ द इशू साइज। द अमाउंट सो डिपॉजिटेड शैल बी रिफंडेबल या फिर इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय सेबी। 600 करोड़ का आपका इशू है तो 6 करोड़ आपको एज अ डिपॉजिट किसके पास देना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ेगा। रेगुलेशन 39 विच इज IPO ग्रेडिंग एप्लीकेबल टू IPO ओनली, सो दैट्स 39। रेगुलेशन 39 देखना, यहाँ पे कोई भी FPO का रेगुलेशन नहीं दिया क्योंकि सिर्फ IPO पे एप्लीकेबल है। सब जगह देखना FPO के लिए भी है, देखना यहाँ पे, देखा आपने? ठीक है। IPO ग्रेडिंग में क्या बोल रहा है? दैट एप्लीकेबल टू IPO ग्रेडिंग ओनली। इट्स अ सर्विस फैसिलिटेटिंग द असेसमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफर्ड टू द पब्लिक। सच ग्रेड इज असाइंड on a 5-point scale with a higher score indicating the strong fundamental। वो लोग का जो 5 स्कोर रहता है, let's say 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, 5 star। 5 star is representing you the stronger fundamental। इनिशियली IPO ग्रेडिंग वॉज मैंडेटरी, लेकिन अब ये 2014 के बाद से ऑप्शनल हो गया है। तो IPO ग्रेडिंग कराना ज़रूरी है तो नहीं ज़रूरी है। IPO ग्रेडिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑप्शनली कर दिया है 2014 से। IPO ग्रेडिंग के लिए CRA कंपनी जो है, जो रेटिंग एजेंसी, वो क्या करेंगी? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लेगी, डिस्कशंस करेगी विद कंपनी के मैनेजमेंट के साथ, प्रिपेयर करेगी एनालिटिकल असेसमेंट रिपोर्ट, प्रेजेंट दी एनालिसिस टू कमिटी वुड मेक द डिसीजन एंड फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू दी कंपनी। फिर है बेटा अंडर राइटिंग। देखना अंडर राइटिंग के केस में क्या बोला है। रेगुलेशन 40 IPO थ्रू फिक्स प्राइस मेथड अगर आप कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अंडर राइटिंग कैसा करना पड़ेगा? सेबी अंडर राइटर रेगुलेशन 1993 के हिसाब से। और अगर आप IPO कर रहे हो बुक बिल्डिंग मेथड के हिसाब से तो इशू शैल बी अंडर राइटिंग। आई होप इट्स विजिबल, राइट। IPO अगर आप बुक बिल्डिंग की देखो, अगर आप फिक्स मेथड के हिसाब से IPO कर रहे हो तो सेबी अंडर राइटर रेगुलेशन 93 फॉलो कर लो। अगर आप बुक बिल्डिंग के हिसाब से कर रहे हो द इशू शैल बी अंडर रिटन बाय लीड मैनेजर या फिर सिंडिकेट मेंबर प्रोवाइडेड। इन केस ऑफ रेगुलेशन 62 जो कि ऑल्टरनेटिव बुक बिल्डिंग मेथड होता है कि अगर आप 61 से नहीं कर पा रहे हो तो 62 से करो। 62 का मतलब ये होता है कि आप 75% एटलीस्ट आपको किसको अलॉट करना पड़ेगा? QIBs को। 10% आप दोगे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को, 15% आप दोगे नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को। तो अगर आप 62 से कर रहे हो IPO
इन दैट केस एटलीस्ट 75% मैंने बताया ना नेट ऑफर देना पड़ेगा QIBs को। और फिर देखना the issuer shall prior filing of prospectus enter into an agreement with lead manager and syndicate member which shall specify। मतलब भाई IPO होने के पहले नहीं बेटा, यहाँ पे देखना, वापस देखना, फिर से देखना प्रायर फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। जब आप प्रोस्पेक्टस फाइल कर रहे हो ना सेबी के पास, उससे पहले यू हैव टू कम टू एन अग्रीमेंट विथ लीड मैनेजर, कंपनी इशूअर हैज टू कम टू एन अग्रीमेंट विथ लीड मैनेजर या फिर सिंडिकेट मेंबर्स विच शैल स्पेसिफाई दैट द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शैल बी सब्सक्राइब एट द प्री डिटरमाइंड प्राइस इन द इवेंट ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो ये प्राइस पे ये खरीदने वाला है। सिंडिकेट मेंबर फेल्स टू फुलफिल दी अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशन, लीड मैनेजर को फुलफिल करना होगा अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशन। सिंडिकेट मेंबर नहीं कर पा रहा है, लीड मैनेजर को करना पड़ेगा। लीड मैनेजर जो है, द लीड मैनेजर सिंडिकेट मेंबर शेल नॉट सब्सक्राइब टू द इशू एक्सेप्ट फॉर फुलफिलिंग द अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशन टू द एक्सटेंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मतलब जितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए सब्सक्राइब करना है उतना ही सब्सक्राइब करना, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। आफ्टर दैट रेगुलेशन 43 दैट इज इशू रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट। इशू रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 13 द इशूअर शेल आफ्टर फाइलिंग रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या फिर प्रोस्पेक्टस इन द केस एज द केस में बी विद ROC मेक अ प्री इशू एडवर्टाइजमेंट इन वन हिंदी इंग्लिश रीजनल न्यूज़पेपर डेली नेशनल डेली विद वाइड सर्कुलेशन वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द इशूअर इज सिचुएटेड। प्री इशू एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपको देना होगा पार्ट A of schedule 10 of SEBI ICDR regulation 18 और एडवर्टाइजमेंट फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इशू वो आपको देना पड़ेगा schedule 10 ऑफ पार्ट B and C of schedule 10 ऑफ SEBI ICDR regulation 2018। तो सबसे पहले देखना यहाँ पे क्या बोला है। यहाँ पे सिंपल से बोला है बेटा जी कि जब ये क्या बात कर रहा है, सुनना यहाँ पे, ये बात कर रहा है इशू रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो जब आप इशू करते हो तो आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। तो हाँ जी देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 13 इशूअर शेल आफ्टर फाइलिंग, मतलब इशूअर ने क्या किया है, LIC ने क्या किया है, LIC ने ना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया है, ठीक है, ROC के पास। अब वो क्या करेगा? प्री इशू एडवर्टाइजमेंट करेगा। कैसे करेगा? हिंदी इंग्लिश रीजनल नेशनल डेली में करेगा। प्री इशू एडवर्टाइजमेंट उसको करना था तो पार्ट A ऑफ शेड्यूल 10 ऑफ SEBI ICDR के हिसाब से करेगा। और अगर उसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इशू के लिए, तो लेट्स से जो प्री इशू एडवर्टाइजमेंट था वो LIC ऑलरेडी कर चुका है। अब जो उसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए जो एडवर्टाइजमेंट देना है, जो कि अभी 10 मई को जाएगा, क्लोजिंग ऑफ द इशू तभी होगा, दैट वुड बी अंडर पार्ट B and C ऑफ शेड्यूल 10 ऑफ SEBI ICDR रेगुलेशन 18। अब यहाँ देखना रेगुलेशन 44 विच इज ओपनिंग ऑफ इशू। तो IPO FPO सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट 13 में ओपन विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय सेबी ने जब ऑब्जर्वेशन दे दिया अपना, वहाँ से 12 मंथ्स के अंदर आप क्या कर सकते हो? IPO FPO ला सकते हो। फास्ट ट्रैक इशू है तो कंपनीज एक्ट को फॉलो कर लो। शेल्फ प्रोस्पेक्टस के केस में फर्स्ट इशू मतलब दैट इज IPO मे बी ओपन विद 3 months फ्रॉम ऑब्जर्वेशन बाय सेबी। जब से सेबी ने ऑब्जर्वेशन दिया आपको शेल्फ प्रोस्पेक्टस के थ्रू IPO लाना था, तो आप क्या कर सकते हो? 3 महीने के अंदर ला सकते हो। अदरवाइज शेल्फ प्रोस्पेक्टस के हिसाब से नहीं किया होगा तो 12 months के अंदर। फाइल रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस विद ROC एटलीस्ट 3 days प्रायर टू द इशू ओपनिंग डेट। तो लेट्स से LIC का जो इशू ओपनिंग डेट था वो 3 तारीख का था, 3 मई का था। अब ये जो LIC है वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस विद ROC एटलीस्ट 3 days प्रायर टू द, मतलब 3 दिन पहले, इशू ओपन होने के 3 दिन पहले क्या करेगी, कौन क्या करेगा? इशूअर जो है वो अपना प्रोस्पेक्टस दे देगा ROC के पास, ठीक है। फिर है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के केस में क्या कहा है देखना जरा। रेगुलेशन 45 मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? सो टू बी रिसीव्ड एटलीस्ट 90% ऑफ द ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट ऑफर फॉर सेल। मतलब क्या बोल रहा है बेटा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? सो टू बी रिसीव्ड एटलीस्ट 90% ऑफ द ऑफर थ्रू OD एक्सेप्ट ऑफर फॉर सेल। मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन में आप ऑफर फॉर सेल को काउंट मत करो। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितना होना चाहिए? 25% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। और अदर क्राइटेरिया मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नॉन रिसीट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिफंड। अगर अंडर राइटर है, अगर इशू नॉट अंडर रिटन, अंडर राइटर है तो 70 days फ्रॉम क्लोजर ऑफ द इशू। मतलब नॉन रिसीट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है। लेट्स से LIC को ऐसा तो होगा ही नहीं क्योंकि ओवर सब्सक्राइब होगा, बट लेट्स से कि LIC को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता और इशू भी अंडर रिटन नहीं है,
इशू अंडर रिटर्न है, सॉरी, और उसको LIC को पैसे रिफंड करने हैं, तो वो कब करेगा? ये कब, किसकी बात हो रही है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन है तो रिफंड करना है। तो अगर अंडर रिटर्न नहीं है इशू, इन दैट केस विद इन 70 डेज करेगा फ्रॉम क्लोजर ऑफ द इशू। और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं करने की वजह से उसको रिफंड करना पड़ा है और इशू जो है वो अंडर रिटर्न भी नहीं है, इन दैट केस 15 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ द इशू करना पड़ेगा। मतलब अंडर रिटर्न है तो 70 डेज, नहीं है तो 15 डेज। फिर है ओवर सब्सक्रिप्शन, तो एन अलॉटमेंट ऑफ मैक्सिमम 1% ऑफ नेट ऑफर टू पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अलॉटमेंट एंड मिनिमम लॉट्स, राउंडिंग ऑफ के लिए। फिर है 46 42 विच इज़ 46 दैट इज़ पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन। IPO FPO जो है वो 3 से 10 दिन का होता है, ओपन मोस्टली 3 दिन का होता है। रिवीजन ऑफ प्राइस बैंड, मतलब रिवीजन ऑफ प्राइस बैंड कर सकते हो क्या? तो कर सकते हैं, प्राइस बैंड को रिवाइज कर सकते हो आप ड्यूरिंग द सब्सक्रिप्शन पीरियड, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 डेज, मतलब 10 दिन के साथ, मतलब 3 से 10 दिन के अंदर होता है, तो 10 दिन के से ज़्यादा का आप क्या नहीं कर सकते हो? रिविजन ऑफ प्राइस बैंड नहीं कर सकते हो इन केस ऑफ फोर्स मेजर, दैट इज स्ट्राइक, कोविड। फिर है बेटा रेगुलेशन 41 विच इज मॉनिटरिंग एजेंसी। मॉनिटरिंग एजेंसी के बारे में क्या बोला है कि इशू साइज एक्सक्लूडिंग ऑफर फॉर सेल, इशू साइज एक्सक्लूडिंग ऑफर फॉर सेल एक्सीड्स अगर 100 करोड़ होता है, मतलब तो लेट्स से LIC ने IPO लाया है, LIC का इशू साइज जो है वो 600 करोड़ का है। 600 करोड़ में से 200 करोड़ तो ठीक है अपना प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है, और 100 करोड़ लेट्स से ऑफर फॉर सेल आया है। इन दैट केस वो ये बोलने की कोशिश करा कि 600 करोड़ का अगर आपका ऑफर प्राइस है, इशू साइज है, और ऑफर फॉर सेल जो है वो 100 करोड़ का है लेट्स से, या 300 करोड़ का है, तो 300 करोड़ आप निकाल दो। आपका जो इशू साइज है 600 करोड़ में से 300 करोड़ ऑफर फॉर सेल माइनस करके, अगर आपका ऑफर फॉर सेल जो है, जो आप सॉरी आपका जो इशू साइज है वो एक्सीड हो रहा है 100 करोड़ से, तो अपने केस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 600 करोड़ था, 300 करोड़ ओपन ऑफर फॉर से OFS माइनस कर दिया, तो 100 करोड़ से ज़्यादा का एक्सीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, 300 करोड़ आ रहा है, ठीक है। Issuer shall appoint public financial institution, PFI public financial institution, या फिर SCB दैट इज scheduled commercial bank as monitoring agency। 100 करोड़ से ज़्यादा अगर आपका इशू साइज है ऑफर फॉर सेल निकाल के, तो आपको करना पड़ेगा 2 काम, PFI या फिर शेड्यूल कमर्शियल बैंक को एज अ मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करो, और मॉनिटरिंग एजेंसी जो है वो क्वार्टरली रिपोर्ट देगी इशूअर को एज पर सेबी ICDR, और कब तक देगी? जब तक कि 95% ऑफ द इशू प्रोसीड्स यूटिलाइज नहीं हो जाता, उसमें से एक्सक्लूड करना जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। मतलब ये बेटा कि 100 करोड़ आपने अक्वायर किया था, 100 करोड़ में से 220 करोड़ आपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रखा है, 80 करोड़ का 95% जब तक प्रोसीड यूटिलाइज नहीं हो जाता तब तक मॉनिटरिंग एजेंसी को क्वार्टरली रिपोर्ट देना है, किसको? इशूअर को। एंड इशूअर जो है वो विद इन 45 डेज फ्रॉम एंड ऑफ ईच क्वार्टर अपलोड करेगा रिपोर्ट ऑफ द मॉनिटरिंग एजेंसी ऑन इट्स वेबसाइट। द प्रोविजंस इज नॉट एप्लीकेबल टू बैंक, PFI एंड इंश्योरेंस कंपनी, इफ द इशूअर इज बैंक, PFI या फिर इंश्योरेंस कंपनी। फिर है कि मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू कितना होगा, तो अभी मिनिमम एप्लीकेशन अपने को सबको पता है कि 10 से 15,000 के बीच में होता है। 15,000 से ज़्यादा कोई भी लॉट आप नहीं ले सकते हो, जो 15,000 के अंदर ही आएगा। सो अ पर्सन शैल नॉट मेक एन एप्लीकेशन इन द नेट ऑफ अ कैटेगरी फॉर अ नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी द एक्सीड्स द टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इशूड टू द पब्लिक। तो लेट्स से 600 करोड़ का उसने इशू साइज लाया है, तो लेट्स से अगर वो 1 लाख, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं कि 1 लाख सिक्योरिटीज वो देने के लिए तैयार है, कौन? LIC। और आप बोल रहे हो कि मैं 2 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, 1 लाख ही देना चाह रहा है वो। सो पर्सन शैल नॉट मेक एन एप्लीकेशन इन द नेट ऑफ अ कैटेगरी फॉर अ नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज दैट एक्सीड्स द टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इशूड टू पब्लिक। 1 लाख दे रहा है, आप 2 लाख के लिए अप्लाई करो, कैसे मिलेगा बेटा? However, maximum application by non-institutional investors shall not exceed total number of securities offered to the issue, total number of security offered to the QIB। ये क्या है ये? मैक्सिमम एप्लीकेशन बाय नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शेल नॉट एक्सीड, मतलब जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो NII है, जो NII है, वो कितना एप्लीकेशन के लिए कितना मैक्सिमम एप्लीकेशन कितने का कर सकता है बेटा? सो जो टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड इन द इशू, जो लेट्स से 1 लाख इशू हो रही है अगर, तो टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड इन द इशू टू QIB, मतलब दोनों का डिफरेंस, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। इसका मतलब समझा क्या? बेसिकली इफ़ यू ऑल रिमेंबर दैट, तो 50% हम QIBs को देते हैं, 75% 6-2 वाले में देते हैं। तो बेसिकली वो यही बोलना चाह रहा है कि मैक्सिमम एप्लीकेशन नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शेल नॉट एक्सीड टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इन द इशू लेस ऑफर टू QIBs।
रेंज 10,000 से 15,000 तक होती है। मिनिमम एप्लीकेशन मनी होता है 25% ऑफ द इशूड प्राइस, एंड इन केस ऑफ ऑफर फॉर सेल फुल इशू प्राइस फॉर ईच सिक्योरिटी शैल बी पेबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अब है मैनर ऑफ कॉल्स रेगुलेशन 48। इशूअर हैज़ टू इंश्योर दैट द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मनी इज कॉल्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ये बोलने की कोशिश हो रहा है कि आपने एप्लीकेशन जो है, लेट्स से आपने पार्टली पेड अप शेयर्स दिए, तो आउटस्टैंडिंग जो भी सब्सक्रिप्शन मनी है वो आप 12 महीने के अंदर अंदर आपको बुलाना पड़ेगा, आपको कॉल मनी बुलानी पड़ेगी। एप्लीकेंट फेल्स टू पे द कॉल मनी तो उसके शेयर्स फोरफिट कर लो, कोई बात नहीं। अगर इशूअर ने अपॉइंट किया है मॉनिटरिंग एजेंसी तो 12 मंथ्स के अंदर कॉल मनी नहीं भी बुलाया तो भी चलेगा। 49 विच इज़ अलॉटमेंट प्रोसीजर एंड बेसिस फॉर अलॉटमेंट। अब ये क्या बोल रहा है कि अलॉटमेंट प्रोसीजर बता रहा है बेसिकली, नो अलॉटमेंट शैल बी मेड इन केस ऑफ अलॉटीज आर लेस देन 1 के परसेंट टू पब्लिक इशू। पब्लिक इशू हो गया, अलॉटीज जो है, जो शेयर्स जो सब्सक्राइबर्स है वो लोग 1,000 से कम है तो फिर आप अलॉटमेंट कर ही नहीं सकते अगर 1,000 से कम भी आपके शेयर्स को लोग अप्लाई कर रहे हैं। नो एक्सेस अलॉटमेंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन फॉर राउंडिंग ऑफ, ठीक है ये भी पढ़ लिया। अलॉटमेंट ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस अदर देन टू रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर एंड एंकर इन्वेस्टर। बाकियों को आप प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करो, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को छोड़ के, एंकर इन्वेस्टर को छोड़ के, क्योंकि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के केस में सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि एक लॉट तो सबको मिले, उसके बाद हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे देखेंगे, ठीक है। फिर आ जाओ रेगुलेशन 50 पे विच सेज दैट अलॉटमेंट रिफंड एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इशूअर एंड लीड मैनेजर शैल इंश्योर दैट सिक्योरिटीज अलॉट हो रही है या फिर एप्लीकेशन मनी को रिफंड किया जा रहा है या फिर असबा के थ्रू किया तो अनलॉक किया जा रहा है। क्रेडिट ऑफ डीमटेरियलाइज सिक्योरिटीज़, मतलब सिक्योरिटीज़ जो है हम डीमटेरियलाइज फॉर्म में क्रेडिट कर दे रहे हैं, या फिर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट करे 15% पर एनम अगर रिफंड नहीं किया तो विद इन स्पेसिफाइड टाइम। इतना ही था। 50 डन। 51 इज हियर विच इज इशू रिलेटेड पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट। तो अब पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या, तो LIC जो है ना, जब भी उसका 9 तारीख को सब्सक्रिप्शन क्लोज होगा ना, तो क्या होगा बेटा, सब्सक्रिप्शन जब 9 तारीख को क्लोज होगा ना LIC का, क्या बोल रही हूँ मैं, वापस सुनना, ज़रा सुनना ध्यान से। पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट मतलब मैंने ये कहा कि LIC का 9 तारीख को ख़त्म हो रहा है, क्या 9 तारीख को उसका सब्सक्रिप्शन स्टोर हो रहा है, 9 तारीख से लेके 10 दिन के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा कि हमारा इशू हो गया है, अब मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ, सुन लो क्या। सो द लीड मैनेजर शैल इंश्योर दैट एन एडवर्टाइजमेंट गिविंग डिटेल्स रिगार्डिंग टू कि सब्सक्रिप्शन कितना हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, क्या हुआ। फिर है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, कौन से बेसिस पे मैंने सिक्योरिटीज़ को अलॉट किया है, लॉटरी बेसिस पे किया है, कौन से बेसिस पे किया है। नंबर, वैल्यू एंड परसेंटेज ऑफ ऑल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग असबा, कि कितने एप्लीकेशन मुझे आए, नंबर, कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन आए, कितने वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन मिले, कितने परसेंटेज मिले मुझे एप्लीकेशन के। सक्सेसफुल अलॉटीज फॉर ऑल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग असबा, किनको मैंने अलॉट किया, कितने नंबर ऑफ सक्सेसफुल अलॉटीज कितने हैं, कितने ने अप्लाई किया था, कितनों को अलॉट हुआ, ठीक है। डेट ऑफ कंप्लीशन एंड कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच ऑफ रिफंड ऑर्डर एज द केस में भी, कि जितनों को नहीं दिया तो उनको रिफंड दिया, क्या दिया तो कब दिया, कितने दिन में दिया, नहीं दिया तो 15% पर एनम के साथ इतने दिन में देंगे। डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ सिक्योरिटीज एंड डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ लिस्टिंग एप्लीकेशन एक्सेट्रा। डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ सिक्योरिटी, कौन से डेट पे सिक्योरिटीज क्रेडिट हुए, कौन से डेट पे लिस्टिंग एप्लीकेशन जो है वो फाइल हुआ था। फिर है is released within 10 days from the date of completion of various issue related activities in one मतलब ये एडवर्टाइजमेंट आप दे रहे हो 10 दिन के अंदर फ्रॉम क्लोजर ऑफ द इशू, ठीक है। फिर है पोस्ट इशू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीड मैनेजर। लीड मैनेजर का पोस्ट इशू क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, LIC का जब IPO खत्म हो जाएगा तो लीड मैनेजर का क्या काम रहेगा। सो लीड मैनेजर शैल कंटिन्यू अंटिल कंप्लीशन ऑफ इशू प्रोसेस एंड फॉर एनी इशू रिलेटेड मैटर देयर आफ्टर, कि इशू प्रोसेस खत्म नहीं हो जाएगा तुरंत, तो जो भी मैटर है वो लीड मैनेजर को देखना पड़ेगा। लीड मैनेजर शैल रेगुलरली मॉनिटर रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवियंस अराइजिंग फ्रॉम इशू रिलेटेड एक्टिविटीज़, कि जब इशू चल रहा है तभी भी, जब खत्म हो जाएगा वहाँ भी कोई ग्रेवियंस है तो वो देखना पड़ेगा इशू के रिलेटेड। लीड मैनेजर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्ट इशू एक्टिविटीज टिल द एप्लीकांट हैव रिसीव्ड, मतलब लीड मैनेजर तब तक रिस्पॉन्सिबल होगा जब तक एप्लीकांट, जो हम लोग हैं, जैसे हम जैसे लोगों ने LIC में अप्लाई किया है, तो हमको जब तक ना तो शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिल जाते, या तो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो जाते शेयर्स, या फिर लिस्टिंग अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय द इशूअर विद द स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या देखते हैं, लिस्टिंग ऑफ ट्रेडिंग परमिशन इज ऑब्टेन,
मतलब लीड मैनेजर का काम तब तक रहेगा जब तक LIC एप्लीकांट्स को शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिल जाते हैं, डीमैट में क्रेडिट नहीं हो जाते, या फिर मतलब यहाँ तक तो रुकना ही पड़ेगा। और कहाँ रुकना पड़ेगा, लिस्टिंग अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय द इश्यूअर विद स्टॉक एक्सचेंज, जब तक स्टॉक एक्सचेंज को पता था कि कहाँ से कहाँ तक मुझे रुकना है। लिस्टिंग ऑफ ट्रेडिंग परमिशन इज ऑब्टेन, जब तक ट्रेडिंग परमिशन ऑब्टेन नहीं कर लेता तब तक किसका काम बेटा, लीड मैनेजर का काम है। और भी है, और ये जो सेम डिटेल्स है ना जो एडवर्टाइजमेंट में दिया था, ये आपको स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे भी देना पड़ेगा। एनी एक्ट ऑफ ओमिशन या फिर कमीशन पार्ट ऑफ एनी इंटरमीडियरी नोटिस बाय द लीड मैनेजर शैल बी ड्यूली रिपोर्टेड बाय देम टू सेबी। In case of devolvement of underwriter, the lead manager shall duly give notice regarding mentioning the obligation of underwriter within 10 days from date of closure of the issue. So let's say अंडर सब्सक्रिप्शन होता है 9 तारीख को अंडर सब्सक्राइब होता है, इशू खत्म होने के बाद पता चलता है 10 दिन के अंडर राइटर को फुलफिल करना पड़ेगा क्राइटेरिया, नहीं किया तो लीड मैनेजर सेबी को बताएगा। फिर आ जाओ रेगुलेशन 53 पे, विच इज़ रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी। रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी क्या होता है, द लीड मैनेजर शैल कन्फर्म banker to an issue regarding listing and trading permission. All issue related formalities are completed and hence banker is free to release money to the issuer or refund in case failure to the issue because of no listing or trading permission. In that case, refund shall be initiated within 7 days of receipt of intimation from stock exchange. If money not repaid within 8 days after the issuer becomes liable to repay it, within a 15% per annum interest लगेगा, and hence issuer and every director liable to repay the interest plus money plus interest. बेसिकली सुनना यहाँ पे क्या बोला है, रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी। बेसिकली हम सब असबा से अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे बोलने की कोशिश ये हो रही है कि लीड मैनेजर शैल कंफर्म बैंकर टू एन इशू रिगार्डिंग लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग परमिशन, की लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग परमिशन मिली है या नहीं मिली है। ऑल इशू रिलेटेड फॉर्मेलिटीज वेदर आर कंप्लीटेड और नॉट, हेंस बैंकर इज फ्री टू रिलीज मनी टू द इशूअर एंड रिफंड इन द केस ऑफ फेलियर टू द इशू। इशू फेल हो गया तो या तो आप रिफंड कर दो, इशू सक्सेसफुल हो गया तो आप बैंकर जो है वो दे देगा LIC को पैसे। बिकॉज ऑफ फेलियर कब होगा, लिस्टिंग नहीं हो पाया, ट्रेडिंग परमिशन नहीं मिल पाई, रिफंड शैल बी इनिशिएटेड विद इन 7 days ऑफ रिसीट ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज इफ मनी नॉट रीपेड विद इन 8 days। मतलब 7 दिन में रीपे कर दो, 8वें दिन में पता चला कि आप नहीं कर रहे हो रीपे, तो फिर इशूअर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देने के लिए लाइबल हो जाएगा एट द रेट 15% एंड इशूअर एंड डायरेक्टर लाइबल टू रीपे मनी, सेम थिंग। ठीक है, फिर आ जाओ 54 पे, विच सेज दैट 53 क्या अभी, यस रेगुलेशन 54 बोलने की ये कोशिश कर रहा है, रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप। द इशूअर शैल इंश्योर दैट जो भी ट्रांजैक्शन है इन सिक्योरिटीज बाय द प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप बिटवीन द डेट ऑफ फाइल, मतलब कब से कब तक, तो DOD जब फाइल किया है और जब तक इशू क्लोज नहीं हो जाता उसके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप कर रहा है, दैट हैज़ टू बी रिपोर्टेड टू स्टॉक एक्सचेंज विद इन 24 hours फ्रॉम सच ट्रांजैक्शंस। बस अब 2 रेगुलेशन बाकी है, विच इज़ 55 एंड 56। तो लेट्स मूव हेड विथ 55। 55 क्या बोल रहा है बेटा, पोस्ट इशू रिपोर्ट। पोस्ट इशू रिपोर्ट क्या देना पड़ता है, तो लीड मैनेजर है जो सेबी को क्या देगा, सबमिट करेगा फाइनल पोस्ट इशू रिपोर्ट प्लस ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट। तो बेसिकली LIC का जो भी लीड मैनेजर रहेगा वो क्या करेगा, सेबी को जैसे इशू क्लोज होता है फाइनल रिपोर्ट देगा, फाइनल पोस्ट इशू रिपोर्ट देगा, DDC देगा विद इन 7 days फ्रॉम डेट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट और विद इन 7 days ऑफ रिफंड। मतलब कि जब उन्होंने फाइनलाइज कर दिया था बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, वहाँ से 7 दिन के अंदर पोस्ट इशू रिपोर्ट दे दो सभी को, या तो रिफंड आपने बोला कि रिफंड देना पड़ेगा, वहाँ से 7 दिन में दे दो। फिर 56, ये रेगुलेशन 56 भी है, सॉरी, restriction on further capital issues. So basically issuer shall not make further issues such as right issue, bonus issue, preferential issue, QIP except pursuant to an ESOP। मतलब ESOP रखोगे चलेगा बट ये सब नहीं दे सकते। in case of fast track issue या फिर other issue, in case of fast track issue during the period between, मतलब इन दोनों पीरियड के बीच में आप ये नहीं कर सकते, ESOP करोगे चलेगा, ये नहीं कर सकते। तो फास्ट ट्रैक ड्यूरिंग इन केस ऑफ फास्ट ट्रैक इशू ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग OD to prospectus with ROC till the listing of securities और refund in application money। जब तक लिस्ट नहीं हो जाती सिक्योरिटीज या फिर आप एप्लीकेशन मनी को रिफंड नहीं कर सकते, तब तक आप ये सब इशू नहीं कर सकते। ये वाले सेकेंड बोल रहा है अदर केसेस में, फास्ट ट्रैक इशू के केस में फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग DOD लिस्टिंग और रिफंड, वही तो उसके बीच में जो है आप ये सारी चीज़ इशू नहीं कर सकते।
और बोला है unless full disclosure regarding total number of securities amount to be raised from such further issue made on DOD. मतलब आप ये कर सकते हो, लेकिन आपने DOD OD में पहले से मेंशन कर रखा है, तो अदरवाइज नॉट. So basically, if I see, we have done the regulation. I'll just show you another chart which I have made, and if on demand I'll make this video. This is from regulation 13 2, if you all know this. Regulation 567, then regulation 6162 I was talking about. 61 is this, net tangible assets, average operating profit, these one. 62 is the this one, 62. So I have made the video on this as well, and on demand I'll make the video on it, otherwise not. So yeah, I hope it's visible. Regulation 24. So this is it. And there's another chart for promoter contribution. So if I get more than 20 requests in the comments for the same, I'll make it, otherwise not, because I'm also basically having a less time for things. So yeah, if I get the demand and if I see like people are really getting benefited out of it, or then I'll make it, otherwise not. And I would request you to share this video to the maximum possible people so that they can clear their CS examination as soon as possible. Alright, thank you for your help, and thank you for being so patient and listening to me. I'll meet you soon. Alright, thank you. Bye.